गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के बारे में बाद में हम लोग देखते हैं बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं, बाहरी आक्रमणकारी है जो हमारे हिंदुस्तान में आते हैं, जैसे जिनमें कुषाण है, शक है। इन सब का क्या होता है, आक्रमण होता है और धीरे धीरे ये बाहरी शक्तियां क्या करती है, हिंदुस्तान में अपना एक तरह से रुतबा और अपना साम्राज्य विस्तार करती है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों, वो रहेगा गुप्त साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बाद में अगर कोई हिंदुस्तान के इतिहास में कोई अपना इंपॉर्टेंस रखता है तो वो है गुप्त एम्पायर या फिर गुप्त साम्राज्य। जब हम गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं बच्चों, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि गुप्त वंश को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, यानी कि गोल्डन एज ऑफ इंडिया, स्वर्णिम काल अगर किसी चीज का था, या फिर हर तरीके से सोने के सिक्के चलाने में इन्होंने योगदान दिया। इवन कि पहली बार अगर आफ्टर उत्तर वैदिक काल हम लोग मूर्ति पूजा का अगर देखते हैं कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे गुप्त एम्पायर, ठीक है। और इसमें हम लोग अलग अलग जो शासक थे उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखो, गुप्त एम्पायर के बारे में अगर हम लोग देखें तो 240 एडी से लेकर, ठीक है, 240 एडी से लेकर तकरीबन इनका जो इतिहास है वो 500 तक रहता है। 500 यानी 500 ईस्वी तक या एडी एनाडोमी तक, ठीक है। जब हम इन सब की चीज़ें की बात करते हैं तो गुप्त एम्पायर, तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है गोल्डन एज ऑफ इंडिया, यानी कि स्वर्णिम काल, भारत के इतिहास का अगर कोई स्वर्ण युग था तो वो कौन था? स्वर्ण युग अगर किसी को कहा जाता है तो वो कौन से काल को कहा जाता है बच्चों? वो कहा जाता है गुप्त एम्पायर को, ठीक है। गुप्त कला, साहित्य, विज्ञान और नाना प्रकार के इन्होंने स्थापत्य में अपना योगदान दिया। इसके अलावा हम लोग गुप्त काल के जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं परिचय से लेकर, अगर हम लोग इंट्रोडक्शन बात करें तो 4th सेंचुरी से लेकर 5वीं या 6ठी शताब्दी तक जो है इनका टाइम पीरियड रहता है। और गुप्त एम्पायर का, गुप्त साम्राज्य की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो वो हम लोग चलो स्रोत या फिर रिसोर्सेज की बात करते हैं। देखो, जिस भारत के इतिहास में स्वर्णिम काल की हम आज बात करना चाहते हैं, उसके इतिहास की जानकारी हमको मिलती है साहित्यिक स्रोत से, ठीक है। तो साहित्य में कौन कौन से विधाएं थी, कौन से ऐसे साहित्य थे? तो साहित्य में जैसे देवी चंद्र गुप्तम है एक साहित्य, देवी चंद्र गुप्तम, इससे हमको जानकारी मिलती है। गुप्त काल में लिखा गया था देवी चंद्र गुप्तम, ठीक है। इसके अलावा हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है मुद्रा राक्षस से। मुद्रा राक्षस विष्णुगुप्त विशाखदत्त द्वारा लिखा गया था, मुद्रा राक्षस, इससे हमको जानकारी मिलती है। तीसरा पॉइंट है हमारा कालिदास द्वारा, कालिदास ने जितनी भी रचनाएं की है, ठीक है, कालिदास गुप्त काल का से समकालीन थे, यानी गुप्त काल में एक शासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। उनके 9 रत्नों में से एक व्यक्ति जो था कालिदास थे। तो इनके इतिहास की रचनाओं द्वारा हमको पता चलता है गुप्त काल के बारे में। और उसके अलावा एक और वात्स्यायन द्वारा लिखी गई थी कामसूत्र। तो गुप्त कला, साहित्य, विज्ञान और इनके शासकों की जानकारी हमें साहित्य के रूप में इन 4 विधाओं से मिलती है। अगर सेकेंडली हम लोग बात करें लेख से, ठीक है, अगर कोई लेख है, शिलालेख है, अभिलेख है, तो वो कौन कौन से है? तो उसमें आपको पता है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, जिसमें हम लोगों को समुद्रगुप्त के टाइम में लिखा गया था प्रयाग प्रशस्ति। ओरिजिनली ये एक तरह से पहले कौशाम्बी में था, लेकिन अभी वर्तमान में इलाहाबाद में है। प्रयाग प्रशस्ति से हमको जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम लोगों को मिलती है एरन अभिलेख से, स्कंदगुप्त के टाइम का है एरन अभिलेख। ये मैं आपको एक तरह से ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हम लोगों को क्या क्या जानकारी लेनी है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को उस टाइम में जो भी ताम्रपत्र थे, ओके, ताम्रपत्र हो गए, अगर कोई मोहरे है, मोहरों के ऊपर जो लेख लिखे गए, तो उनसे हमको जानकारी मिलती है। स्रोत के क्या क्या साधन है, क्या क्या रिसोर्सेज हमको मिलते हैं। स्पेशली अगर हमें किसी भी इतिहास की जानकारी लेनी है और उस टाइम में अगर कोई मुद्राओं का प्रचलन चला है, तो मुद्रा जो है एक बेसिक ऑथेंटिकेट हमें रीजन देखने को मिलता है। मुद्राएं, आपको पता है कि हम जिस स्वर्ण युग की बात करते हैं तो उसके टाइम में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए, गोल्ड कॉइन्स जो है, सोने के सिक्के सर्वाधिक जो है इस टाइम चलाए गए। और सोने के सिक्कों में आपने सुना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके भले लिख दीजिएगा, एक व्यक्ति था समुद्रगुप्त, क्या नाम था? नोट करके आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। उसमें आपको लिखना है कि समुद्रगुप्त को सोने के सिक्कों पर, किसको?
समुद्रगुप्त को सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सोने की कॉइन्स पे, गोल्ड कॉइन्स पर, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए। और जब आप किसी शासक को वीणा बजाते हुए देखते हो तो आप समझ सकते हो कि ये लोग न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे, ठीक है। अगर मैं समुद्रगुप्त की बात करूं तो इन्हें एडम स्मिथ ने क्या बोला है, इन्हें भारत का नेपोलियन बोला है। तो भारत का नेपोलियन अगर किसी व्यक्ति को बोला जा रहा है तो उसकी जो कल्पना है, उसका जो सार्थकता है वो सिद्ध हो जाती है। यूरोपियन हिस्ट्री में आप लोग एक वर्ड सुनते हो, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने जिस तरह से फ्रांस का पूरा क्या क्या था, साम्राज्य विस्तार किया था, तो उसी का समकालीन या फिर उसी के जैसा समुद्रगुप्त को बोला है एडम स्मिथ ने, ठीक है। इसके अलावा देखो, सिक्के अगर चलाए हैं तो सोने के सिक्कों से हमको ये पता चलता है कि उस टाइम की आर्थिक स्थिति क्या रही होगी, ठीक है। उनके जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी गुप्त काल की वो क्या रही होगी, प्रशासन के बारे में, आर्थिक, विदेशी कला, विदेशी व्यापार, कला के बारे में, व्यापार के बारे में सिक्कों से हमको क्या है, इनकी जानकारी मिलती है। उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं किसी भी व्यक्ति का यात्रा विवरण, ठीक है, यात्रा विवरण। और यात्रा विवरण की अगर मैं बात करूं तो आपको दो व्यक्तियों को गुप्त काल में याद रखना है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था फाहियान, ठीक है, और एक था वेनसांग, ठीक है। दोनों ही बौद्धिक यात्री थे, चाइना के थे, और ये लोग आकर क्या करते हैं, यहाँ पर अपना यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग जिस गुप्त काल की बात करते हैं बच्चों, गुप्त एम्पायर जिसे हम गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। अगर मगध पर, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब प्राचीन भारत की बात करते हैं, एंसेस्ट हिस्ट्री की बात करते हैं, तो प्राचीन भारत में बच्चों महाजनपद काल हुआ करते थे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, महाजनपद काल हुआ करते थे, ठीक है। और महाजनपद काल में एक इम्पोर्टेंट जो मगध था, एक अपना अलग ही इम्पोर्टेंस रखता था मगध। मगध की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में छोटी मोटी शक्तियाँ आती गई, जो बाहरी थे, शक थे, सातवाहनों को अपन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि कुषाण है, वो भी आएंगे, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मगध में अगर कोई वास्तविक तौर पर अपना वापस से रूल इस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल रहा है तो वो मौर्यन के बाद में कौन है, गुप्त, ठीक है। और गुप्त काल को स्वर्णिम युग बोला जाता है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग बोला जाता है। यानी कि ये वही टाइम था जब भारत को सोने की चिड़िया का दर्जा जो है देना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो कला, साहित्य, व्यापार, इन सब में इनका क्या रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। अभी हमने देखा कि हमें कहाँ कहाँ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो गुप्त काल के बारे में हमको, गुप्तन एम्पायर के बारे में हम लोग साहित्य, लिटरेचर की बात करें तो देवी चंद्र गुप्तम, मुद्रा राक्षस, कालिदास द्वारा जितनी भी रचनाएं लिखी गई है, उनके द्वारा, कामसूत्र, वात्सायन द्वारा लिखा गया, तो उसमें हम लोगों को गुप्त काल के बारे में पता चलता है। अगर लेखों की, शिलालेखों की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद में एरण अभिलेख और ताम्रपत्र और मोहरों पर भी हमको गुप्तन काल की जानकारी मिलती है। मुद्राओं में देखें तो सोने के सिक्के, और सोने के सिक्कों में देखो, सोने के सिक्के में क्या उनका थिकनेस था, उनकी क्वालिटी किस टाइप की थी, किस तरह से ये काम करते थे, तो ये सारी चीज़ें हमको पता चलती है। और यात्रा विवरण में आपको पता है, एक वेनसांग की, ठीक है, ये इनकी क्या पुस्तक का नाम था, भारत यात्रा की थी, और उसके बारे में भी हमको गुप्त एम्पायर के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक एक शासक के बारे में, गुप्त कला, आखिर गुप्त जो है कहाँ से आए थे। देखो, गुप्त के बारे में ये बोला जाता है कि ये लोग जो थे कुषाणों के क्या थे, कुषाणों के कहीं ना कहीं अगर जाति और इनकी बात की जाए तो इनके बारे में बोला जाता है कि ये देखो, इतिहासकार एक मत पर तो कभी भी क्या नहीं होते, कभी भी सहमत नहीं होते। तो बेसिकली इन्हें वैश्य से जोड़ा जाता है। बेसिकली बहुत सारे हिस्टोरियंस इन्हें मूल रूप से इनकी जाति का अगर हम लोग देखें, 4 उस टाइम में जातियाँ होती थी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। तो इन्हें वैश्य जाति से माना जाता है, और कुछ लोग जो है इतिहासकार वो इन्हें शूद्र भी समझते हैं, ठीक है। तो ये इनका हो गया। देखो, स्टार्टिंग में ऐसे बोला जाता था कि गुप्त जो थे, गुप्त काल जो शुरू होता है, श्री गुप्त ने जो गुप्त एम्पायर की नींव रखी थी, ये किसी न किसी के क्या थे, सामंत होते थे। और इससे पहले आपको पता है जो कुषाण थे, है ना, उससे पहले शक थे, तो इनके क्या होते थे, ये सामंत हुआ करते थे। और इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, जब देखा कि कोई व्यक्ति क्या पावरफुल नहीं रहा, शक्तिशाली नहीं रहा, तो श्री गुप्त ने क्या किया, उसे मारकर अपनी एक नई नींव रखी अपने साम्राज्य की, ठीक है। तो श्री गुप्त के नाम से ही इसे गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। देखो, गुप्त एम्पायर का स्टार्टिंग जो है 320 AD से लेकर कहाँ से 500-600 तक का रहता है।
और इनका एम्पायर जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गुप्तन एम्पायर, ये आपका जो येलो से ऑरेंज से जो डिनोट कर रखा है, गुजरात, शक, सांची, सिंध, ये जो है जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये पूरा का पूरा जो एरिया था उस टाइम में गुप्त क्या करते थे, यहाँ पर राज करते थे। लेकिन ये गुप्त का पूरा साम्राज्य विस्तार था। जब श्रीगुप्त, हम पहले व्यक्ति की बात करेंगे, नींव रखी थी जिसने, है ना, तब इनका थोड़ा सा ही था। जैसे जो मगध का पाटलिपुत्र वाला जो ये वाला एरिया है इतना ही था, लेकिन धीरे धीरे इनके जो सक्सेसर्स आए, इनके जो उत्तराधिकारी आए बच्चों, उन लोगों ने क्या किया, इसका आगे एक्सटेंड किया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। गुप्त रूलर्स, ठीक है, गुप्त रूलर्स में अगर हम लोग बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम से पहले अगर हम बोलते हैं फर्स्ट किंग ऑफ गुप्त एम्पायर, तो इससे पहले मैं 2 जनों की बात करना ज़्यादा पसंद करूंगी कि गुप्त एम्पायर में जिसने नींव रखने वाला या असली फाउंडर ऑफ द गुप्त एम्पायर, फाउंडर यानी कि संस्थापक जो था, अगर हम वर्ड लेते हैं संस्थापक, ठीक है बच्चों, तो संस्थापक का नाम था श्रीगुप्त। क्या था? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त ने केवल, आपको ये याद रखना है कि श्रीगुप्त ने केवल क्या रखी थी, गुप्त एम्पायर की नींव रखी थी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इनका टाइम पीरियड जो था श्रीगुप्त का, वो ये था। देखो, हमको ये जानकारी प्रयाग प्रशस्ति, अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में है वर्तमान में, तो इनके अकॉर्डिंग हमको जो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के टाइम में लिखी गई थी, उससे हमको पता चलता है सबसे पहला नाम श्रीगुप्त का दिखता है। उससे लगता है कि फाउंडर ऑफ द गुप्तन एम्पायर इज श्रीगुप्त। ठीक है, तो वो संस्थापक जो था उसका नाम क्या था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का टाइम पीरियड जो है बच्चों वो रहता है 240 से लेकर 280 एडी तक। ठीक है, आप नोट कर लेना, 240 से लेकर 280 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। और श्रीगुप्त कौन थे? गुप्त एम्पायर के संस्थापक। इसके बाद में इन्होंने कुछ किया नहीं, केवल मगध जो था, ये वाला जो एरिया जिसे मैं राइट से बता रही हूँ, तो यहाँ तक इन्होंने क्या किया, राज किया। इसके बाद में जो मूल रूप से जो इनका पुत्र है वो शासक बनता है, जिसका नाम था घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। देखो, जो भी व्यक्ति किसी नए साम्राज्य की नींव रखता है तो उसे उसका, उस साम्राज्य का, उस वंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष या प्रथम पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो संस्थापक का नाम तो आपको याद रखना ही रखना है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। कब नींव रखी थी? तो 240 ईडी में रखी थी, ईस्वी में। कब तक शासन किया? 280 तक। लेकिन वो केवल और केवल सीमित शासन था। इनकी मृत्यु के बाद में इनके पुत्र घटोत्कच आते हैं। घटोत्कच का जो टाइम पीरियड है बच्चों वो रहता है 280 से लेकर 319 एडी तक। ठीक है, 319 एडी तक। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। श्रीगुप्त फाउंडर थे, उनके पुत्र घटोत्कच। और घटोत्कच के बारे में ये याद रखना है कि घटोत्कच ने पहली बार महाराज की उपाधि ली थी। किसकी उपाधि ली थी? महाराज की। ओके, तो महाराज की उपाधि सबसे पहले लेने वाला कौन था? श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच। तो 319 तक इन्होंने शासन किया, लेकिन साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। एक तरह से बोलते हैं कि गुप्तन एम्पायर को, जो मैंने आपको ये ब्लू मार्क से बताया है, इतना ज्यादा इनका शासन, साम्राज्य विस्तार नहीं हुआ था। एक अपना छोटा सा पाटलिपुत्र जो एरिया था, वहां पर ये क्या करते थे? शासन करते थे। ओके, इसके बाद में प्रथम जो चंद्रगुप्त प्रथम है, वो वेरी इंपॉर्टेंट चंद्रगुप्त रूलर, गुप्त एम्पायर का सबसे बोला जाता है कि फर्स्ट किंग ऑफ गुप्तन एम्पायर। क्यों बोला गया? क्यों? क्योंकि ये वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक के तौर पर अगर किसी को जाना जाता है बच्चों, तो वो कौन था? वास्तविक संस्थापक। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए तो हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्तन एम्पायर, तो आपको नाम लिखना है श्रीगुप्त। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक के तौर पर अगर करना है तो क्या लिखोगे आप? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है बच्चों वो तकरीबन 320 से लेकर 340 तक रहा। कई इतिहासकार इस टाइम को लेकर मतभेद करते हैं। कई इतिहासकार बोलते हैं कि 319 एडी से लेकर 325 ईस्वी तक। ठीक है, 325 ईस्वी तक जो है इनका टाइम पीरियड रहता है। क्लियर? 319 से 325 तक। अब देखो, जब चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के क्या बनते हैं? प्रमुख शासक बनते हैं, तो ये क्या चलाते हैं? गुप्त संवत चलाते हैं। क्या चलाते हैं? गुप्त संवत। आपको पता है शक राजा जब आए थे तो उन्होंने शक संवत चलाया था। ठीक है, तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? चंद्रगुप्त को। कब चलाया था? तो बच्चों 319 ईस्वी में। कब चलाया था? 319 ईस्वी में। ओके,
319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आपको केवल ये याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने पहली बार, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है और यहाँ पर पाटलिपुत्र है, तो इस पाटलिपुत्र के साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों द्वारा करने का श्रेय भी किसको जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। तो बोला जाता है कि इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी, कौन? लिच्छवी राजकुमारी, ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया था? विवाह किया था। तो आपको इनके बारे में केवल इतना याद रखना है कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया था? इन्होंने विवाह किया था। इनकी वजह से इनका जो साम्राज्य है पाटलिपुत्र से थोड़ा सा बढ़ गया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि वास्तविक संस्थापक के तौर पर ये जाने जाते हैं। उसके पश्चात इनका टाइम पीरियड क्या रहा? ठीक है, इनसे पहले कौन थे? तो श्रीगुप्त थे, पहले श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बाद में कौन आते हैं? घटोत्कच आते हैं, और घटोत्कच के पुत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने टाइम में क्या किया था? साम्राज्य का विस्तार किया था। हालांकि वो साम्राज्य का विस्तार आक्रमण द्वारा नहीं था, वो एक वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया। पास में ही एक बोला जाता है लिच्छवी राजा रहते थे, तो उन लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसकी वजह से इनका साम्राज्य जो है विस्तारित हुआ, क्योंकि कुमार देवी जो थी अपने माँ और पिता की एक अकेली संतान थी, इकलौती संतान थी, तो इनका साम्राज्य भी चंद्रगुप्त प्रथम को मिल जाता है। ठीक है, आप देखते हैं मूर्तिकला का विस्तार, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मूर्तिकला का विस्तार करने का श्रेय भी किनको जाता है? गुप्त को जाता है। इसके अलावा गुप्त शासकों ने अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मूर्ति पूजा है, उसके अलावा स्थापत्य में है, कला है, साहित्य है, विज्ञान है, ज्योतिष है, हर तरीके से इन्होंने क्या किया है? अपना साम्राज्य को बहुत ही सुशक्त रूप से चलाने का श्रेय जाता है। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में आप बोलते हो समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त देखो, मेन शासकों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और समुद्रगुप्त को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त ने मुख्य तौर पर, ठीक है, समुद्रगुप्त ने मुख्य तौर पर, देखो इनका टाइम पीरियड 340 से 80 आ रहा है, लेकिन कई इतिहासकार इनका जो टाइम पीरियड है वो बताते हैं 335 ईस्वी से लेकर 375 एडी तक, 375 एडी तक। ठीक है, यानी कि एडी मतलब एनाटॉमी, यानी कि ईस्वी। ठीक है, तो समुद्रगुप्त किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। समुद्रगुप्त को शक रूलर्स को हराने का श्रेय मिलता है, यानी कि शकों को हराने का श्रेय भी किसको है? समुद्रगुप्त को है। और समुद्रगुप्त मेन तौर पर काम करते हैं, और समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने, अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को कौन कौन चीज़ों के बारे में जाना जाता है? 1 सेकेंड। ओके, तो हम बात करें तो समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने, हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में अलग से ही लिख देते हैं। अगर हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की, इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन जिसे बोला गया है। ठीक है, भारत का नेपोलियन। ठीक है, समुद्रगुप्त को बोला गया है। हम आज बात करें गुप्त साम्राज्य के मेन जो शासक थे उनके बारे में, फिर मेन बात करेंगे हम लोग समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त की विजय अभियान के बारे में, और कला, विज्ञान और साहित्य के बारे में। हम लोग बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त को भारत का क्या बोला गया है? नेपोलियन। और ये जो है किसने बोला है? विंसेंट स्मिथ ने। किसने बोला है बच्चों? विंसेंट स्मिथ ने। और किस लिए किया? क्योंकि इन्होंने अपना जो है साम्राज्य विस्तार किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त के बारे में हमको पूर्णतः जानकारी का जो स्रोत है वो है प्रयाग प्रशस्ति। कौन सी है? प्रयाग प्रशस्ति। ओके, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति से हमें मूल रूप से वर्तमान में, पहले ये कौशाम्बी में थी, ये याद रखना, पहले ये कौशाम्बी में थी, और अभी वर्तमान में ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति मूल तौर पर किसका है? अगर बोला जाए तो प्रयाग प्रशस्ति जो है, ये जो स्तंभ लेख है मूल रूप से अशोक के टाइम में निर्मित किया गया था। ठीक है, और इसके ऊपर प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? हरिसेन के द्वारा, समुद्रगुप्त के टाइम में लिखी गई। और इसमें ही गुप्त साम्राज्य, देखो इसमें ही गुप्त साम्राज्य के जितने भी शासक है उनका वर्णन मिलता है, और 1 बाय 1, जैसे सबसे पहले श्रीगुप्त का नाम आ गया। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद में आप लोग देखते हो किसका नाम लिखा गया है? घटोत्कच का लिखा हुआ है। घटोत्कच के बाद में किसका लिखा हुआ है? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में जो नाम लिखा गया है बच्चों, वो लिखा गया है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का क्या था? पुत्र था।
क्लियर। इसके बाद में हम लोगों को और क्या मिलता है कि ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने उत्तर भारत के यानी कि आर्यावर्त के, उत्तर भारत बोला जाता था आर्यावर्त को, उत्तर भारत, आर्यावर्त के कुल 9 राजाओं को हराया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। आप देख लो इनका विस्तार, 9 राजाओं को आर्यावर्त का, और दक्षिणावर्त का अगर बोले तो दक्षिणावर्त के कुल 12 राजाओं को हराया था। तो 12 राजाओं को हराने का श्रेय, तो टोटल आप देख सकते हो कि इन्होंने 21 राजाओं को हराया था। और इस तरह से इनका जो साम्राज्य है, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, तो इनका विस्तार होता है। आर्यावर्त के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराने का श्रेय भी किसको मिल जाता है? समुद्रगुप्त को। देखो ये अगर हम प्रगात प्रशस्ति की बात करें ना, तो मूल तौर पर ये किसके द्वारा? अशोक द्वारा थी। फिर उसके बाद में इस पर समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशंसा में, प्रशस्ति का मतलब होता है कि जहां पर राजाओं की प्रशंसा करी जाती है, तो वही था। और इसमें समुद्रगुप्त ने लिखा। समुद्रगुप्त के बाद में आप देखोगे मुगल काल आएगा, तो मुगल काल में अकबर क्या करता है, इसको कौशाम्बी से लेकर इलाहाबाद में कहाँ पर ट्रांसफर करवा देता है? कौशाम्बी से। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में आता है, तो इलाहाबाद में इसको लगवाया है। और इसी प्रयाग प्रशस्ति पे मुगल काल के भी हमको जानकारी मिलती है, जिसमें है जहांगीर। ओके, एक तो मिलता है जहांगीर और दूसरा मिलता है बीरबल। ओके, तो समुद्रगुप्त तक हम लोगों ने आज क्लास में चर्चा कर ली कि समुद्रगुप्त कौन था, क्या नहीं था, किस तरह से इनका चलता है। क्लियर। समुद्रगुप्त को गुप्त साम्राज्य का एक तरह से सबसे प्रतापी शासक बोला गया, सबसे प्रतापी शासक। ठीक है, सबसे प्रतापी शासक जिसने साम्राज्य विस्तार किया, तकरीबन 21 राज्यों के राजाओं को हराया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके अलावा इनके समुद्रगुप्त के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने उसी तरह अपने साम्राज्य को बढ़ाया जैसे कभी भारत का नेपोलियन भी इसीलिए बोला गया, जब फ्रांस का नेपोलियन। तो इस तरह से तुलना की है विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है, और समुद्रगुप्त के बाद में देखो टाइम हमने बता ही दिया, इन्होंने 21 स्टेट्स को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इवन कि इन्होंने शक रूलर्स को भी हराया। इसके बाद में जो राजा आते हैं वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी उसी तरह प्रतापी शासक थे। इन्होंने तकरीबन 380 से 415 ईस्वी तक अपना काम किया। लेकिन इन्होंने क्या किया? प्रॉफिटेबल ट्रेड, इन्होंने व्यापार को मेडिटेरियन सी, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारा पूरे व्यापार का, यानी कि भारत के साथ में यूरोपियन व्यापार को, विदेशी व्यापार को बढ़ाने का जो श्रेय जाता है, भारत का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पर ले जाने का जो श्रेय जाता है बच्चों, वो किसको जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। और इन्होंने हुणों को हराया था। ठीक है, हुण जो थे उनको हराया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय एक तरह से उस टाइप के प्रतापी शासक थे जिनके राज दरबार में नवरत्न रहा करते थे। क्या रहा करते थे? नवरत्न। और अलग अलग विधाओं के माहिर, जिसमें आप कालिदास का नाम सुनो, धन्वंतरी का नाम सुनो। ठीक है, तो इन विशाख दत्त है साहित्यकार, इन्होंने रचना के नाम पर कला, स्थापत्य, मूर्ति कला, उसके अलावा हर तरीके से इन्होंने ज्ञान विज्ञान की जो चरमोत्कर्ष उन्नति है वो हमको गुप्त एम्पायर में दिखती है। और वो भी कौन से? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में। ओके, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य से लेकर हम लोग कल क्लास में बात करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।